क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरी क्लास 11 के दोस्तों, आर यू रेडी फॉर कॉमर्स सिलेबस चैप्टर 9? चैप्टर 1 to 8 हम एक लंबी जर्नी करते हुए आ रहे हैं और इन सब वीडियोस को तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज बारी है चैप्टर 9 की। इसके पार्ट ए में हम देखेंगे और पार्ट बी में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जब हम सोचते हैं इंडस्ट्री, उद्योग, तो हमारे मन में क्या आता है? एक बड़ा सा फैक्ट्री होगा, बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करेंगे, सुबह शाम कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे। पर एक छोटे से घर में भी फैक्ट्री लग सकता है, एक छोटे से यार्ड में भी, आंगन में भी फैक्ट्री लग सकता है। ये जो इतनी बड़ी एक वैश्विक कंपनी है ना, सीमेंस, जानते हो कहाँ से शुरू हुई थी? ये देखो, एक मकान के पीछे जो आंगन है उसी से वो फैक्ट्री शुरू हुई थी और आज कहाँ पे पहुँच चुकी है। तो जो ये छोटे फैक्ट्री होते हैं ये आते हैं एक कैटेगरी में जिसको कहा जाता है MSME, माइक्रो या सूक्ष्म, स्मॉल या लघु, मीडियम या मध्यम। अब कैसे पता चलेगा कौन सा M है, कौन सा S है और कौन सा दूसरा M है? इसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1 कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संयंत्र है, जो मशीनरी है, इस पर आपने कितना इन्वेस्ट किया है। और नंबर 2 है कि आपकी कुल सेल्स, कुल बिक्री कितनी होती है। तो देखो इसको, यह है माइक्रो का, यह है स्मॉल का और यह है मीडियम का। और आप सोचोगे कि माइक्रो कितने हैं, स्मॉल और मीडियम कितने हैं? आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। लुक एट द नंबर ऑफ माइक्रो, 99 से ऊपर, 99% से ऊपर तो माइक्रो ही हैं। तो भारत के लिए MSME इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको 4 आंकड़े दिखाऊंगी, इनको देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। MSME सेक्टर में कितने ही चीजें बनती हैं, देखो इनको। और आप देख रहे हो ना, कुछ इसमें परंपरागत चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं और कुछ आधुनिक या मॉडर्न चीजें भी हैं। MSME सेक्टर में 8 समूह होते हैं, दे आर 8 ग्रुप्स। इसको एक एक करके देखते हैं। हैंडलूम, ये तो आप जानते ही हो, हैंडीक्राफ्ट, फिर है नारियल जटा या कॉयर इंडस्ट्री, और आता है सेरीकल्चर या रेशम बनाने का इंडस्ट्री, खादी, विलेज इंडस्ट्री, पावरलूम और स्मॉल इंडस्ट्री। तो ये 8 समूह को एक बार फिर से देख लो। विलेज इंडस्ट्री के बारे में 2 बातें बताना ज़रूरी है। एक तो गांव में स्थित है, गांव के लोग ये काम करते हैं, वो बिन पावर के साथ भी काम कर सकते हैं, बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम कर सकते हैं। और इसकी जो मेन खासियत है कि इस ग्रुप में जितने लोग काम करते हैं, जितने आर्टिजन्स हैं, जितने कारीगर हैं, वो सब एक फिक्स्ड अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये सरकारी एक रेगुलेशन है, एक नियम है। ये जो विलेज इंडस्ट्री है ना, इसका एक सबसेट है कॉटेज इंडस्ट्री, जो परंपरागत व्यापार करते हैं, परंपरागत चीज़ें बनाते हैं और इन पर कोई नियम कानून उतने लागू नहीं होते। तो अब आप में बहुत क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि MSME की विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हमारे भारत में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उसका 95% है। 95% ऑफ टोटल इंडस्ट्री। इंडिया में जब हम इंडस्ट्री कहते हैं तो हमें लगता है बड़ा बिजनेस, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी। पर क्या आप जानते हो कि वो 5% के अंदर है और 95% इज MSME। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। MSME का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये गांव को खुशहाल बनाना चाहता है, गांव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करती है ताकि लोगों को गांव से जाकर शहर में ना रखना पड़े, गांव के खुले क्लीन एयर से निकलकर शहर में झुग्गियों में जाके उनको ना रहना पड़े। ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये गांव में उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत इनकरेजमेंट देती है और कितनी चीज़ें बनती हैं, देखो जरा इनको। MSME की खासियत ये है कि अगर वो लोकल सामान से और लोकल श्रम से चीज़ें बनाएं तो वो भारत के कहीं भी जाके बच सकती हैं। और क्योंकि इनका कॉस्ट लो है, इसलिए ये बहुत कॉम्पिटिटिव भी बन सकती हैं। और साइज़ छोटा है ना, इसलिए वो बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लंबा प्रोसेस नहीं होता। तो सब कुछ बहुत बढ़िया, कुछ सीमाएं भी हैं।
सबसे बड़ा सीमा जो है दैट इज़ फाइनेंशियल, वित्तीय, यानी कि इनको जितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, हर वक्त वो इतना फंड वो जुटा नहीं पाते हैं। बैंक्स के पास जाते हैं तो बहुत सारे कागजात हैं, फिर बैंक उनसे कहता है कि कोलैटरल लाओ, आप गिरवी क्या रखोगे, जमानत क्या रखोगे, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फाइनली ये क्या करते हैं, गांव में जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास चले जाते हैं और वही ऋण जाल जो हम कृषि में पढ़ रहे थे, वही ऋण जाल में ये भी फंस जाते हैं। और इस फाइनेंशियल का इम्पैक्ट ना रॉ मटेरियल पर भी आ जाता है, कच्चे माल पर भी आ जाता है। कच्चे माल खरीदना है तो आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत तो है, और कभी कभी होता है कि कच्चा माल अगर कम मिल रहा है मार्केट में तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, क्या करें। और अगर वो चाहते हैं कि जब प्राइस कम है तब मैं ज़्यादा खरीद के रख लूँ, तो कहाँ रखेंगे, कहाँ, उनके पास तो जगह ही नहीं होती। गोडाउन में रखेंगे तो गोडाउन का खर्चा भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और सीमा उनका हो जाता है प्रबंधीय कौशल या मैनेजेरियल स्किल्स, मैनेजेरियल कैपेबिलिटी। जब एक बंदा स्टार्ट करता है अपनी कंपनी को, अपने एमएसएमई को स्टार्ट करता है वो, तो वो सारे काम अपने आप ही करता है। पर जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ती है और लोग आते हैं, कंपनी और कॉम्प्लेक्स बनने लगती है, तब उसे स्पेशलाइज मैनेजेरियल स्किल्स की ज़रूरत है। अब मैनेजर जो वो रखेंगे तो मैनेजर के लिए सैलरीज भी तो हाई होती है, वही फाइनेंस पे आ जाती हैं फिर से। बिल्कुल इसी तरह उनमें ना थोड़ी मार्केटिंग कैपेबिलिटी की भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी यानी कि मार्केट रिसर्च करना, बाज़ार में किस चीज़ की ज़रूरत है, बाज़ार में चॉइसेस कैसे बदल रहे हैं, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट होगा, किस तरह से एडवर्टाइज़ करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो इनके पास शायद ही हो। और इसको लेने के लिए फिर वही उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इसको लेने के लिए, तो फिर वही फाइनेंस पे ही वो पहुंच जाते हैं। और कई बार ना क्वालिटी पर भी कुछ सवाल आने लगते हैं। नंबर 1, क्योंकि जब सेल्स बहुत अच्छी नहीं हो रही है तो फिर गुणवत्ता पर थोड़ा चोट तो आने ही लगता है। जब वो कम पैसों में बनाने की कोशिश कर रहा है, गुणवत्ता पे चोट आती है। ना ही उनके पास इतना फाइनेंस होता है कि वो R&D में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करे, तो दैट्स वाई क्वालिटी इज ऑल्सो समटाइम्स एन इशू। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाते, तो फिर ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आते, एंड एज अ रिजल्ट उनकी जो पूरी क्षमता है, जो कैपेसिटी उन्होंने बनाई है, जितने मशीन लगाए हैं, पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा और अगले वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, आप रट्टा मत मारना, आप वीडियो को देख लो, फिर चैप्टर को पढ़ो, फिर वीडियो को एक बार देख लो, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके मन में। एकदम एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।